वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने घूर्णी निर्देश तंत्र क्या होता है उसको समझा था और साथ साथ हमने उस निर्देश तंत्र के लिए स्थिति और वेग के रूपांतरण समीकरण को प्राप्त कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग त्वरण तथा बल के रूपांतरण समीकरण को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे त्वरण का रूपांतरण। तो त्वरण के रूपांतरण को निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे? वेग के रूपांतरण संबंध का। तो आप पहले लिख लीजिए, आप यहां पर लिखिए एक बार, वेग के रूपांतरण से। वेग के रूपांतरण से आप क्या जानते हो? आप जानते हो v डैश जो होता है वो v माइनस ओमेगा क्रॉस r होता है। तो क्या इससे मैं v इज इक्वल टू v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस r लिख सकता हूं? आराम से लिख सकता हूं। इसको इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। अब यहां पर भी मैं क्या करूंगा, जिस प्रकार से वेग के रूपांतरण में आपने एक ऑपरेटर बनाया था कि डी बाई डी टी ऑफ ब्रैकेट प्लस ओमेगा क्रॉस ब्रैकेट, वहां पर आर लिखा था तो वो सेम फॉर्मूला बन गया था v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने लिखा है इससे मैं एक ऑपरेटर बनाऊंगा। क्या बनूंगा आप ध्यान से देखिएगा एक बार। मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं, देखो इससे, ये डी बाई डी टी ये ब्रैकेट इज इक्वल टू डी डैश बाई डी टी ये ब्रैकेट प्लस ओमेगा क्रॉस ये ब्रैकेट। अब देखिए एक बार, अब जैसे ही मैं यहां आर लिखता हूं तो ये क्या होगा, डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन डी टी किसके बराबर होता है? v के बराबर। या आर लिखूंगा तो डी डैश आर अपॉन डी टी। तो डी डैश जब भी होगा तो वो आपको v डैश प्रदान करेगा, क्योंकि देखो v डैश बेसिकली होता क्या है, डी डैश आर डैश अपॉन डी टी। लेकिन आर डैश और आर तो दोनों बराबर है, तो इसलिए आर डैश का कोई इश्यू नहीं है। डी डैश है या नहीं, अगर डी डैश है तो वो देगा v डैश, और सिंपल डी है तो वो देगा आपको v प्लस ओमेगा क्रॉस r। तो देखिए जैसे यहां पर r लिखोगे तो ये सेम फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये जो मैंने लाइन लिखी है देखो एक बार, ये एक प्रकार का नया ऑपरेटर बन गया आपका। अब इस ऑपरेटर का आप आराम से यूज कर सकते हो। जो चीज आप यहां पर लिखोगे वो की वो चीज आपको यहां लिखनी पड़ेगी, वो की वो चीज आपको यहां लिखनी पड़ेगी। तो ये ऑपरेटर आपका क्या होगा? वैलिड होगा। समझ गए? इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन 2 में यहां पर भी v लिखूंगा, क्योंकि त्वरण चाहिए तो त्वरण होता है क्या, dv अपॉन dt होता है। तो यहां भी v लिखूंगा, यहां भी v लिखूंगा और यहां पर भी v लिखूंगा। ठीक है, तो आप एक लाइन लिखिए, मैं लिखता हूं, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से आप क्या लिखोगे, एक बार मैं लिखता हूं dv अपॉन dt, फिर मैंने लिखा d डैश v अपॉन dt प्लस ओमेगा क्रॉस v। अब इस v का मान मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 से v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस r लिखूंगा। ठीक है ना, तो आप लिख लीजिए, समीकरण 1 से v का मान रखने पर। तो इसको मैं यहां कर देता हूं, एक बार देखिए आप आराम से। तो क्या होगा देखो, अब देखो यहां पर तो v का मान रखूंगा नहीं, क्योंकि dv अपॉन dt मेरा सिंपल सा क्या होता है, a होता है। तो इसको तो मैं सीधा सीधा क्या लिख दूंगा, a लिख दूंगा। और यहां पर मैं एक बार मान रखूंगा, क्योंकि मुझे a डैश भी तो चाहिए ना। तो यहां पर देखो ये v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस r प्लस अगला है आपका ओमेगा क्रॉस v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस r। ठीक है, सिंपल सी बात है। v का मैंने मान रख दिया, v डैश प्लस ओमेगा क्रॉस r। ये आपका सिंपल सा a हो गया, dv अपॉन dt। ठीक है ना, और a क्या है, कण का त्वरण किस निर्देश तंत्र में, s में। अब आगे बढ़ते हैं, देखो बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है। आप एक एक स्टेप को जैसे जैसे मैं नोट कर रहा हूं वैसे वैसे साथ साथ समझते रहिए, क्योंकि अगर मैं सीधा लिख के आपको दे दूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, कोई ना कोई चीज मिस्टेक कर जाएगी। तो मैं एक एक स्टेप को लिख रहा हूं, तो अगर एक एक स्टेप को लिखूंगा तो आपको कहीं कोई डाउट रहेगा ही नहीं। तो अब देखो, जब इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहला पद तो क्या आएगा, डी डैश वी डैश अपॉन डी टी प्लस ये जो डी डैश अपॉन डी टी है वो इस पूरे के साथ क्या हो जाएगा, ओमेगा क्रॉस आर। ये इस तरह से लिखेंगे, ऐसे लिखा जाता है। फिर अगला देखो, अगला एक पद तो होगा आपका ओमेगा क्रॉस v, ये v डैश है बेटा, या v डैश लिखना। ठीक है ना, ओमेगा क्रॉस v डैश प्लस अगला पद आ जाएगा ओमेगा क्रॉस r। यहां तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये देखो d डैश v डैश अपॉन dt, dv अपॉन dt क्या होता है, त्वरण। जब मैं डैश की बात करूंगा तो यहां भी डैश और यहां भी डैश। देखो r में दिक्कत नहीं थी, d डैश r अपॉन dt भी आपका v डैश था और d डैश r अपॉन dt भी आपका v डैश था। क्यों? क्योंकि r और r डैश दोनों बराबर थे। लेकिन d डैश v अपॉन dt जो होगा वो कभी a डैश नहीं होगा, d डैश v डैश अपॉन dt जो होगा वो आपका a डैश होगा। क्यों? क्योंकि v और v डैश दोनों अलग अलग है। तो यहां पर देखो d डैश v डैश अपॉन dt है, तो ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, सिंपल सा a डैश के बराबर हो जाएगा। और a डैश क्या है, उसी कण का त्वरण
किस निर्देश तंत्र में? एस डैश में। चलो इसको आगे बढ़ाते, देखो ये a इज इक्वल टू ए डैश, फिर इसको ओपन करेंगे तो d बाई डी टी ऑफ ए क्रॉस बी जो होता है, आप ये फॉर्मूला जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं लिख देता हूं यहां पर, d बाई डी टी ऑफ जो आपका a क्रॉस बी होता है उसको आप कैसे लिखते हो? सबसे पहले तो लिखते हो देखो आप डी अपॉन डी टी क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस डी बी अपॉन डी टी, इस तरह से हम करते हैं। यानी एक बार एक का डिफरेंशियल दूसरे के साथ क्रॉस, फिर दूसरे का डिफरेंशियल पहले के साथ क्रॉस। ठीक है, तो देखो डी डैश ओमेगा अपॉन डी टी क्रॉस आर, और अगला पद आएगा ओमेगा डैश ओमेगा क्रॉस डी डैश आर अपॉन डी टी। ये आप समझते हो। देखो स्टेप क्या क्या आएंगे, मैं लिख देता हूं एक बार, डी डैश ओमेगा अपॉन डी टी क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस डी डैश आर अपॉन डी टी, ये दो पद आएंगे। अगले पदों को तो आप एक बार एज इट इज लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओमेगा क्रॉस वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पर एक चीज नोट कीजिए, देखो आपको एक चीज पता है कि जो ओमेगा है वो कैसा है? कांस्टेंट है। आप पहले से क्या क्या चल रहे हो कि जो कोणीय वेग ओमेगा है वो नियत है, और अगर नियत है तो उसका समय के सापेक्ष अवकलन क्या होगा? 0 होगा। तो ये जो पद आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, देखो ये वाला, इस पद का मान क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। यहां साइड में लिख देता हूं मैं, क्योंकि ओमेगा क्या है आपका? नियत। ये सिर्फ समझने के लिए। अभी मैं डायरेक्ट सीधा 0 कर सकता था, लेकिन मैंने लिखा जानबूझ के ताकि आपको पता रहे। आप जब एग्जाम में करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो आप ये लिखोगे नहीं, आप सीधा स्टेप लिखोगे। एग्जाम में आप में से इसमें से 3-4 स्टेप ऐसे स्किप कर दोगे आप, क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको आप सीधा यहां से इस स्टेप पर आ जाओगे। ठीक है, तो ये पद 0 है। अब ये पद किसके बराबर? देखो ओमेगा क्रॉस डी डैश आर अपॉन डी टी। डी डैश आर अपॉन डी टी किसके बराबर होता है? वी डैश के बराबर। मैंने आपको बताया ना, डी डैश आर अपॉन डी टी लिखो या डी डैश आर डैश अपॉन डी टी लिखो, ये किसके बराबर होता है? वी डैश के बराबर होता है, क्योंकि आर और आर डैश दोनों सेम है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये वाला पद बराबर हो जाएगा वी डैश के। किसके? वी डैश के। तो मैं अगली स्लाइड में देखो ये सारे मान लिख रहा हूं, एक बार देखिएगा आप। मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये आपका ए था, ये आपका ए डैश था, प्लस वो डी ओमेगा वाला तो 0 हो गया, फिर पीछे क्या बचा? पीछे बचा ओमेगा क्रॉस वी डैश, फिर अगला पद था आपका ओमेगा क्रॉस वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर। ये सारे पद थे। तो ये दोनों सेम है, दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहां पर मैं देखो अब ए डैश को इधर ला रहा हूं, ए डैश को इधर ला रहा हूं, क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड में हम डैश वाली चीज रखते हैं। तो ए डैश, तो ये क्या हो जाएगा? ए माइनस, ये भी सब इधर आ जाएंगे। ठीक है ना, ए डैश इज इक्वल टू ए माइनस ट्वाइस ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस ओमेगा क्रॉस आर। मेरे हिसाब से ये सारे स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास आ गया त्वरण का रूपांतरण। ए डैश इक्वल टू ए, अरे भाई ये इधर जाएंगे तो माइनस होंगे कि नहीं होंगे? देख लीजिए आप, ये प्लस प्लस सब माइनस, ये प्लस इधर माइनस। तो अब देखिए वेग का रूपांतरण तो क्या था? वी डैश इक्वल टू वी माइनस ओमेगा क्रॉस आर था आपका, और ए डैश इक्वल टू क्या? ए माइनस ट्वाइस ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस ओमेगा क्रॉस आर। आप गैलीलियन रूपांतरण को एक बार सोचिए, वहां पर ए और ए डैश दोनों बराबर थे, लेकिन यहां पर दोनों बराबर नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा टर्म आए। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से समझिएगा, एक्स्ट्रा टर्म क्यों आए। सपोज करो निर्देश तंत्र घूर्णी नहीं होता, अगर निर्देश तंत्र घूर्णी नहीं है तो ओमेगा का मान क्या होता है? 0, क्योंकि ओमेगा तभी है जब निर्देश तंत्र घूर्णन कर रहा है। तो घूर्णी नहीं है तो ओमेगा 0। अगर ओमेगा 0 है तो इसका मान भी 0, क्योंकि इसमें ओमेगा आ रहा है, इसमें भी ओमेगा आ रहा है, तो इसका मान भी 0। तो याद रखना, निर्देश तंत्र घूर्णी नहीं है तो ए डैश और ए दोनों बराबर है, लेकिन इस स्थिति में ए डैश और ए दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि निर्देश तंत्र कैसा है? घूर्णी है। तो याद रखना ये दोनों पद सिर्फ क्यों आए? निर्देश तंत्र की घूर्णी गति के कारण आए। तो हमने एक शब्द पढ़ा था आभासी बल, याद करो आप। आभासी बल में हमने एक चीज कही थी कि ऐसा बल जो किसी कण पर वास्तव में नहीं लगता, अपितु निर्देश तंत्र की त्वरित गति के कारण लगता हुआ प्रतीत होता है। अगर निर्देश तंत्र त्वरित गति नहीं करेगा तो वो बल भी नहीं लगेगा। तो ठीक वही बात है, ये जो त्वरण है, क्योंकि बल भी त्वरण से ही बनेगा आगे, तो पहले हम त्वरण की बात करते हैं। तो ये जो दोनों पद है, ये पद और ये पद, ये दोनों एक प्रकार के आभासी त्वरण के पद है। और ये लग क्यों रहे? सिर्फ और सिर्फ निर्देश तंत्र के घूर्णी होने के कारण। अगर निर्देश तंत्र घूर्णन नहीं कर रहा है तो ए और ए डैश दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहां पर मैं एक देखो 2-3 लाइन लिख रहा हूं, देखना आप, और इनके पर्टिकुलर नाम है। ये जो पूरी राशि है माइनस ऑफ ट्वाइस ओमेगा क्रॉस वी डैश, इस त्वरण को हम कहते हैं कोरियोलिस त्वरण। अभी मैं लिखूंगा सब। और ये जो है माइनस ओमेगा क्रॉस आर, इस त्वरण को हम कहते हैं
अपकेंद्रीय त्वरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसको मैं सीधा यहां लिख देता हूं। देखो ये पद तो आपका क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोरियोलिस त्वरण। ये नाम याद रखना आप। आगे लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोरियोलिस बल या कोरियोलिस त्वरण ही होगा। अगले जितने भी 4-5 लेक्चर होंगे वो सारे के सारे इस पर बेस्ड होंगे, ठीक है। और इसको हम कहते हैं अपकेंद्रीय त्वरण। इसको क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय त्वरण। और आपको ये समझना है ये जो दोनों ही त्वरण है ये कैसे हैं? ये है आभासी। ये कैसे हैं? आभासी। इनके लगने का क्या कारण है? इनके लगने का एकमात्र कारण है कि निर्देश तंत्र आपका कैसा है? घूर्णीय। आप साइड में लिख सकते हो ये दोनों निर्देश तंत्र की घूर्णी गति के कारण मौजूद है। ये ध्यान रखना आपको, घूर्णी गति के कारण मौजूद है। अगर निर्देश तंत्र घूर्णी गति नहीं करेगा तो ये दोनों त्वरण भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब देखिए एक चीज और यहां पर समझिए। ये तो आपने समझ लिया निर्देश तंत्र की घूर्णी गति के कारण ये दोनों है। अब मान लीजिए निर्देश तंत्र तो घूर्णन कर रहा है और जो कण है वो कण स्थिर ही है। केवल स्थिर कण का मतलब उसकी केवल पोजीशन है। तो उस स्थिति में ये पद तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि मैंने कह दिया निर्देश तंत्र घूर्णी है तो ओमेगा जीरो नहीं है, और कण है तो कण की कोई न कोई स्थिति तो आर भी जीरो नहीं है, तो ये पद तो जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर कण मान लीजिए स्थिर है, अगर कण स्थिर है तो उसका वेग क्या है? जीरो है। और अगर वेग जीरो है तो वी डैश का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि वी डैश क्या है? कण का वेग निर्देश तंत्र एस डैश में। तो इस त्वरण के लिए तो देखो केवल एक ही कंडीशन है कि ये पद तभी मौजूद होगा जब निर्देश तंत्र घूर्णी हो। लेकिन कोरियोलिस त्वरण वाले पद के मौजूदगी के लिए दो शर्तें हैं। एक शर्त तो है निर्देश तंत्र का घूर्णी होना, दूसरी शर्त है साथ ही साथ जिस कण की हम चर्चा कर रहे हैं वो कण कैसा होना चाहिए? गतिशील भी होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान रखना केवल इस चीज के लिए। आप मैं लाइन लिख देता हूं, आप लिखिए। वैसे बल में मैं सारी लाइनें लिखूंगा लेकिन आप यहां पर भी समझ लीजिए। आप लिखिए कोरियोलिस त्वरण के लिए, ये सिर्फ समझने के लिए बेटा, ठीक है। त्वरण के लिए निर्देश तंत्र के घूर्णी होने के साथ साथ कण का गतिशील होना भी आवश्यक है। तो यहां पर दो कंडीशन है, यानी कोरियोलिस त्वरण तभी उत्पन्न होगा जब निर्देश तंत्र घूर्णी भी है और साथ साथ जिस कण की हम चर्चा कर रहे हैं वो कैसा है? गतिशील है, वो स्थिर नहीं होना चाहिए। तो ये हमने पूरा का पूरा देख लिया त्वरण के रूपांतरण के बारे में। ये समीकरण आपको ध्यान रखनी है। अब अगला हम करेंगे बल का रूपांतरण। तो नोट कर लीजिए आप अगले को, ठीक है। अगला हम लिखते हैं बल का रूपांतरण। बस इस लेक्चर में हम ये दो चीजें डिस्कस करेंगे और बल के रूपांतरण से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आएगी, वो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। बल का रूपांतरण। तो बल का रूपांतरण हम कैसे निकालेंगे? हम त्वरण का रूपांतरण लिखेंगे और फिर दोनों पक्षों को m से मल्टीप्लाई कर देंगे। m क्या है? जिस कण की आप चर्चा कर रहे हो उस कण का द्रव्यमान। तो बस सिंपल सी चीज है, बस एक लाइन का है। आप लिखिए त्वरण का, या एक मिनट, त्वरण के रूपांतरण से आप ऐसे लिखिए, त्वरण के रूपांतरण से। त्वरण के रूपांतरण से आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो a डैश इज इक्वल टू a माइनस ट्वाइस ओमेगा क्रॉस v डैश माइनस ओमेगा क्रॉस r। अब ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 है। इस इक्वेशन के दोनों पक्षों को मैं m से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आप सीधा ही लिख दीजिए। मैं सीधा लिख देता हूं m a डैश इज इक्वल टू m a माइनस 2m ओमेगा क्रॉस v डैश माइनस m, लिखिए आप एक बार, माइनस m, ये आपका ओमेगा क्रॉस r। अब ये बल है, ये भी बल है, ये सब बल है, ठीक है। ये बल किसमें? a डैश है तो f डैश हो जाएगा। ये लीजिए, ये आपका f डैश, ये आपका f, ठीक है। इस बल का एक नया नाम है क्या? इसको हम कहते हैं f कोरियोलिस, आप नोट कर लीजिए। और इसको बल को हम कहते हैं f सेंट्रीफ्यूगल। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। हिंदी में इसको कहते हैं कोरियोलिस लिखोगे, इसको लिखोगे अपकेंद्रीय, वही सेम अपकेंद्रीय त्वरण या अपकेंद्रीय बल। तो यहां पर अब आपको मान ध्यान रखना है कि जो F कोरियोलिस होता है उसका फिक्स मान होता है, माइनस सहित होता है, याद रखना है, माइनस 2m ओमेगा क्रॉस v डैश। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। F कोरियोलिस का मान ये है, क्योंकि आगे F कोरियोलिस को हम सीधा लिखेंगे
तो ये माइनस को आप छोड़ना मत, माइनस को छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी, माइनस सहित इसका मान ये होता है, ठीक है, ये आप चीज ध्यान रखिएगा, ये वेक्टर। उसी प्रकार से जो आपका एफ सेंट्रीफ्यूगल है, आपका सेंट्रीफ्यूगल, वो भी माइनस सहित होता है, माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर, ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि याद रखने वाली चीज तो केवल यही इंपॉर्टेंट है, यही चीज आगे काम आएगी, ठीक है ना। और ये दोनों ही बल कैसे हैं मुझे बताइए, ये दोनों ही आपके कैसे हैं, आभासी बल है। कैसे हैं, आभासी बल। और क्यों लगते हैं, निर्देश तंत्र की घूर्णी गति के कारण। दोनों के लिए पहली कॉमन कंडीशन क्या है, निर्देश तंत्र घूर्णी होना चाहिए। इसके लिए एक अतिरिक्त कंडीशन क्या है कि निर्देश तंत्र घूर्णी होने के साथ साथ कण गतिशील भी होना चाहिए। तो वो लाइन अगर आप चाहो तो वापस लिख सकता हूं, और नहीं तो ये देखो लाइन मैंने यहां लिख रखी है, ठीक है ना। जो कंडीशन आपके कोरोलिस त्वरण के लिए है वो की वो कंडीशन कोरोलिस बल के लिए हो जाएगी, तो वापस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। ये तो इतनी चीज तो मैं समझता हूं, इतनी तो आपको अंडरस्टैंड होगी। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोरोलिस माइनस 2m ओमेगा क्रॉस v डैश। और आप चाहो तो लिख लीजिए लाइन, मैं चलो लिख ही देता हूं, 1 मिनट लगेगा ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो देखिए मैंने लिख दिया है, उपरोक्त दोनों आभासी बलों के लिए निर्देश तंत्र घूर्णी होना आवश्यक है, जबकि कोरोलिस बल के लिए कण गतिशील भी होना चाहिए, दोनों ही चीजें हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे कि जो ये कोरोलिस बल, इसके कॉन्सेप्ट को जो आपने सीखा है कि कोरोलिस बल क्या है, एक आभासी बल है, लगने की दो कंडीशन है, निर्देश तंत्र घूर्णी और दूसरा कण गतिशील। तो इस कॉन्सेप्ट का हम क्या करेंगे, कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई ऐसी चीजें होगी जो आपको कोरोलिस बल की सहायता से समझने में बहुत आसान लगेगी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ कोरोलिस फोर्स को डिस्कस करेंगे, और इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इन टॉपिक्स को तैयार करते रहिए। थैंक यू।